खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम के 5 बज चुके हैं और ये वो वक्त है जब हम बहस जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मामलात पर, जिनमें सियासी, सलामती और इक्तिसादी मामलात शामिल हैं, आमतौर पर गुफ्तशनीद करते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि कौमी और आलमी सतह के कई मामलात जिनको इसी प्रोग्राम के जरिए हमने न सिर्फ बात की है, अपने मेहमानों की आरा भी आप तक पहुंची है, और बिलखुसूस उन हिस्सों के अंदर जहां मौजूदा वक्त में ऐसे मामलात हैं जो शह सुर्खियों में हैं, आपके सामने इस प्रोग्राम के जरिए रखे हैं। आज कुछ सियासी मामलात पर गुफ्तशनीद करेंगे और आज आपको बताएंगे कि मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत चूंकि बजट पेश करने जा रही है, कुछ ही वक्त बचा है, और जनवरी में जहां हम सब देखेंगे, जनवरी के बाद इंतजार किया जा रहा था कि फेब में शायद बजट पेश हो सकता है, लेकिन चूंकि अब सेशन का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा चुका है, मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते से सरगर्मियां शुरू होंगी और कई रोज तक चलने वाले इस सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मामलात पर खूब गुफ्तशनीद होगी, सियासी हंगामा आराई भी होनी है। इस तरह के इम्कानात पहले से नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ अराकीन असम्बली या जो कानून साज हैं, अलग अलग इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों जब बजट सेशन की शुरुआत कुछ दिनों के बाद होगी, तो चंद हफ्ते कबल ही दफा 370, अवाम से किए गए वादे, इंतखाबी मंशूर, जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत जैसे मामलात फिर से सुर्खियों में हैं। दो बड़ी सियासी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आमने सामने हैं। इल्जामात दोनों तरफ से लग रहे हैं, जवाबात भी, तैयारियां पूरे सेशन के लिए की जा रही हैं। और सबसे पहले इस अपडेट के साथ शुरू करेंगे कि तरह की, जहां पर आप देखेंगे आइंदा दिनों में जब ये इजलास होगा, जब इस सेशन की शुरुआत होगी, तो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बजट से पहले तैयारियां कर रही हैं, वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुताबिक वो इस बजट सेशन में बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को, खास तौर से जो जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 के ताल्लुक से बात करते रहे, लेकिन इंतखाबात के बाद शायद ये वादे भूल गए, याद दिलाने की एक कोशिश होगी। अब हम ये भी देख रहे हैं, एक तरह की गैर यकीनी सूरत हाल हम देख रहे हैं, अजीब किस्म की, कुछ लोगों में बेचैनी भी, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बयानात आते हैं। और असेंबली सेशन से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में जब बजट सेशन होगा तो खूब हंगामा आराई के आसार हैं। बैक टू बैक बिल्स भी पेश किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात, जिनमें ज़मीनी हुकूक, अवामी मामलात या मसाइल पर तवज्जो देने की बात हो रही है, लेकिन अपोजिशन हुकूमत पर खामोश तमाशाई बनकर बैठी है, ये इल्ज़ामात लगा रही है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार, तो दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ, जिसको हुकूमत में बैठे लोग कमज़ोर आंक रहे हैं। लेकिन इन सब के दरमियान हम ये भी देख रहे हैं कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम या यूनियन टेरिटरी के अंदर सारी सूरत हाल ऐसी बन रही है जहां इल्ज़ामात एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन बजट सेशन में इसके बाद जिन मामलात पर तफसीली गुफ्तशनीद होनी है, बजट पर बहस होगी, क्या वो होगी या नहीं, बुनियादी सवाल यह है। दूसरी बात यह भी है कि न सिर्फ सियासी मामलात, सलामती मामलात पर भी मुसलसल मरकज़ और जम्मू कश्मीर इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन राब्ते में है। कई सवालात वहां से भी उठ रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज इजलास हुआ तो तकनीकी एतबार से कुछ सवालात शायद दुरुस्त हो सकते हैं जो पूछे गए। और दूसरी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त हमला इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है। एक ऐसी सूरत हाल है जहां पर गैर यकीनी सूरत हाल के बीच लोगों को सारी सूरत हाल के बीच खतरे में डाला गया है। कुछ तस्वीरें जो आज की, जहां पर दिल्ली के अंदर इजलास मुनक्किद हुआ, और कुछ तस्वीरें पुरानी जहां पर तैयारियां दारुल हुकूमत दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बजट सेशन के हवाले से, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 370 और स्टेटहुड के मामलात पर जब दोनों तरफ से बात हो रही है, तो उमर अब्दुल्ला सरकार पर इल्ज़ामात हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से लग रहे हैं कि कुछ मामलात पर वो छुप रहे हैं और रियासती दर्जा मिलना चाहिए ये नारा देकर वो बच नहीं सकते। इस पर मजीद जरा बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात दोनों तरफ से लग रहे हैं वो किस हद तक सही हैं। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 अक्टूबर 2024 से पहले जब असेंबली इंतखाबात के नताइज आए, जो कुछ कह रही थी, क्या उस मौक़िफ़ में वाकई में तब्दीली हुई जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये जो पीडीपी सदर, पीडीपी के एमएलएज और बाकी तमाम लोग कह रहे हैं, इंक्लूडिंग सजाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, जिनके मुताबिक वो जो कहा गया था उस सारी लाइन को मिटाकर एक नई लाइन वो है रियासती दर्जे की, जिसके पीछे उमर अब्दुल्ला या उनकी गवर्नमेंट इस वक्त छुपने की कोशिश कर रही है। ये जो सवालात इस वक्त उठाए जा रहे हैं, इसके बीच इसलिए भी हदफ तनकीद उमर अब्दुल्ला और उनकी गवर्नमेंट को बनाया गया कि कुछ किलिंग्स हुई लेकिन हुकूमत खामोश रही। अगरचे लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत के पास नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन छापे या क्रैकडाउन, ये सारा सिलसिला जब हम देख रहे हैं तो इसके लिए भी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है,
खामोश तमाशाई बनकर बैठी है, ये इल्जामात लग रहे हैं। दफा 370 पर रिवायती जमातें आमने सामने हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर यूनिट पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है। सेशन का आगाज कुछ दिनों के बाद जब होगा तो हम देखेंगे कि 370 की बात हुई तो जरूर आप देखेंगे हंगामा आराई के आसार उससे पहले नजर आते हैं। इधर दिल्ली में जब मीटिंग हुई तो आज नए क्रिमिनल लॉज या फिर नए फौजदारी कवानीन को लेकर बात तो हुई, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग किस्म की राय रखते हैं, मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं कि शायद और भी कोई बात हुई जो शायद जम्मू कश्मीर की आवाम को पता नहीं। क्या ऐसा है? और हिफाजत की जो उम्मीद हुकूमत से लगाई बैठी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बाकी तमाम लोग जिनके मुताबिक अवामी हलकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इनसिक्योरिटी है, क्या ये सवालात या एतराज़ात दुरुस्त हैं? इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों की तौसीक असेंबली के अंदर जो बनाए जाने वाले रूल्स हैं वो जैसे जैसे बन रहे हैं, जैसे जैसे हुकूमत उस पर कोई फैसला लेती है जिसमें PDP को, जिसमें सजाद गनी लोन को कोई जगह नहीं दी गई उस पैनल में जिसने काम करना है, उस हवाले से भी सवालात मुसलसल पूछे जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। मुतनब्बे कई लोग वार्न कर रहे हैं हुकूमत को, लेकिन मामलात जो बेसिक हैं क्या उस पर कोई तवज्जो है या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला को पहले सुनते हैं। दिल्ली की आज की मीटिंग जिस पर वैसे तो मामलात मुख्तलिफ थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालात पूछे जा रहे थे तकनीकी एतबार से, उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया और इजलास में क्या क्या बात हुई, सवालों के जवाब उन्होंने होम मिनिस्ट्री के बाहर इस मीटिंग के बाद दिए हैं। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अब सिक्योरिटी को लेके फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He's there to give a point of view. He's not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on 1 or 2 occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has. And Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. चलिए, ये तो बात थी उमर अब्दुल्ला ने आज मीटिंग के बाद जिन ख्यालात का इजहार किया। ज़रा चीज़ों को मज़ीद बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। 4 ख़ास मेहमान भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त अहमद अयाज साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, जम्मू कश्मीर की सियासी और सलामती सूरत हाल को बहुत बारीकी से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी से तर्जुमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको भी कहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको भी कहेंगे प्रोग्राम में। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूँगा, तब तक हमारे साथ PDP के गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। पहला इल्ज़ाम ये, अब हम असेंबली सेशन के करीब जा ही रहे हैं, वो जो 8 अक्टूबर तक नारा हम सुन और देख रहे थे, आज एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बुनियादी उस लाइन से पीछे हटी है। ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं और कुछ एक मामलात पर खामोशी, क्या ये जो दूसरी तरफ से बयानात आ रहे हैं इसकी तस्दीक करते हैं, ये कंफर्मेशन है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? सब बदकिस्मती ये है कि आप खुद जानते हैं कि जो ये इल्जामात लगाने वाले लोग हैं, इन पर एक वो मुहावरा, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनस्टेबिलिटी अगर जम्मू कश्मीर को लाई है, जिनकी वजह से हम आज यूटी बने हुए हैं। ये उन्हीं की कैंपेन है जो वो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। लेकिन जहां तक जमीनी सतह की बात है, आप खुद जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत करना यूटी में और फिर सियासत या हुकूमत चलाना स्टेट में कितना डिफरेंस है।
इस डिफरेंस को जब तक कोई इंसान समझेगा नहीं, और ये जानकर भी ये यूटी है, यहाँ पर क्या लाजमात है, क्या लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 साल मंसूबा दे दिया। और 4 महीने जो है, इसमें एक पार्टी को, इसमें एक हुकूमत को जज करना बिल्कुल गलत बात है। आपके 10 साल आपके सामने आया है, उन 10 सालों में इन लोगों ने अपनी आवाजें खोली नहीं, और बल्कि भागदौड़ में रहे। ये कोई चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में रहा, कोई बीजेपी के कोटे में मिनिस्टर बनने की दौड़ में रहा। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ एक वो कैंपेन जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा सरकार के खिलाफ हो, ताकि जो उसका डिसएडवांटेज है यहाँ के लोगों को। आप खुद जानते हैं इस वक्त एक मैसिव मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। इसमें जरूरी है कुछ ना कुछ हमें भी पेशेंस रखना। आने वाला बजट है, उसमें डिस्कशंस होंगे, जो वादे किए गए हैं आहिस्ता आहिस्ता हर एक वादा इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि वो 5 सालों में सारे हमारे बार बार बात कर रहे थे आप, बार बार पूछ रहे थे कि 370 जिस पर वो कह रहे हैं कि आपने वोट भी मांगा, लेकिन एक अदम तहफ्फुज़ सा है, इनसिक्योरिटी है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और ना ही वो बेसिक लाइन जिस पर वोट मांगा गया था। आज जब बात की जाती है तो रियासती दर्जे का टैग लगाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश, और इन्हीं अल्फाज को दोहराया सजाद गनी लोन साहब ने भी। जी आसिफ साहब, आप जानते हैं मैंने इसीलिए यहाँ पर अर्ज किया, वो लोग हमसे बात क्या करेंगे जो 370 को हटाने में जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बीजेपी ने अगर यहाँ पर 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, क्या वो भूल गए कि वो उस मिनिस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, उनके कोटा पर वो मिनिस्टर रह चुके हैं? तो वो तो खुद इसमें, इस कत्ल में वो मुलव्वस है, और वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई आप 370 की बात नहीं कर रहे। हमारे मैनिफेस्टो में तो वो पहले नंबर पर है कि हमें 370 की जो लड़ाई है पॉलिटिकली, एक ये लंबा सफर है, ये हमें तय करना पड़ेगा। इस लंबे सफर पर हम चल पड़े हैं, हमने वो जदोजहद छोड़ी नहीं है। आप खुद जानते हैं जब वर्किंग डे, पहला बिजनेस वर्किंग डे हमारा था असेंबली में, तो पहले ही दिन क्या हो गया, उस वक्त हमने 370 के जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हमने वो रेजोल्यूशन लाया वहां पर, उसको पास कराया। क्या उनकी आंखें बंद है, ये देखते नहीं है? तो ये जो ये वर्ड्स के साथ खेलना या दूसरी चीजों के साथ खेलना, जो खुद उस कत्ल में मुलव्वस है, उनको माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के लोगों के सामने कहना चाहिए उनको कि हमसे गलती हो गई है। हालांकि मुझे लगता है ऐसे लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग जिम्मेदार हैं आज के हालात जो हमारे। ठीक है, आपकी बात मोहसिन खान साहब ने भी सुनी है, तर्जुमान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। जरा जवाब दीजिएगा मोहसिन खान साहब, एतराजात, ये सवालात किस बात के, जब वो कह रहे हैं कि 3 महीने में शायद कारकर्दगी मामलात पर, या जो मौक़िफ़ था जिस पर हमने वोट लिया, आप कह रहे हैं कि वो सारे मामलात या जो बेसिक लाइन है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त नज़रअंदाज कर रही है। थोड़ा और वक्त दीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपके एतराज़ात क्यों हैं, कहाँ से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं? देखिए आसिफ साहब, शक व शुबात तब से शुरू हो रहे हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब बिजनेस का पहला सेक्शन लगा नवंबर के अंदर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैक्ट रेजोल्यूशन लाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से वादे किए थे उसके अगेंस्ट उन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और उमर अब्दुल्ला साहब ने के डे फर्स्ट से अपना यू टर्न लेना शुरू कर दिया। जहां बिजली 200 यूनिट फ्री देनी, वहां ये बताना कि मीटरिंग का सिस्टम स्टार्ट करना, और बिल्कुल जो बयानात जो अवामी रैलियों में उन्होंने अपने बयानबाजियां की, उसको बिल्कुल उन्होंने पूरा यू टर्न उस मत पे ले लिया। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वक्त में हालात है, कुठवा के अंदर एक इनोसेंट किलिंग्स हुई, सोपोर के अंदर होगी, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली हुई है, लेकिन उनकी जुबान बंद है। लेकिन आखिरकार अगर वो इस बात का हवाला दे रही है कि मेरी कुर्सी मुझे ये इजाजत नहीं देती है, तो उनको चाहिए कि इक्तदार की कुर्सी छोड़ देना और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर देना। लेकिन इस कौम से जो वो बेवफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्तदार हासिल करने के लिए बड़े भूखे थे। और अगर हम देखा जाए कि ये इस वक्त इल्जाम तराशी पीडीपी पे लगा रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, लेकिन ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो आप रहे।
आप बताइए कि आप खाली शाल ही डालेंगे यूनियन मिनिस्टर्स को, आप या अपने 10 आपने सालों जो में 200 देख साल लीजिए ना पुरानी कहाँ आप पहुंच रियासत रहे हैं। यहाँ आप अपने 10 सालों का कार्ड दे दीजिए। आप शायद भूल गए हैं जो लॉ एंड ऑर्डर था 2019 से पहले आपके हाथों में था। वो स्टेट थी उस वक्त, वो मरकजी सरकार के पास नहीं थी। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर था। क्या आपने उस वक्त रिजाइन किया? जो वो सारे इनोसेंट किलिंग्स हुई उसका आपने आज तक कहा यहाँ के लोगों को हमें माफी दे दीजिए? आज तो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? और इमेच्योर सी बात आप कर रहे हैं कि एक फेक रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या आपके एमएलए साहिबान ने उसका सपोर्ट नहीं किया? तो वो भी फेक था। फिर क्या ड्रामाबाजी है ये? देखिए क्या आप खुद नहीं जानते उन्होंने उस रेजोल्यूशन का देखिए, सपोर्ट किया और आज आप कह रहे ड्रामाबाजी हैं कि की वो बात फेक था? नहीं है। हमने इंडो पाक ये रिलेशंस कौन सी बनाए, वर्ड है जो हमने आप जम्मू इस्तेमाल कर रहे कश्मीर हैं के यहाँ लोगों पर? को अमन और शांति का माहौल दिखाया। आप लोग बताइए, पोर्टो को आपने लागू बड़ा करने अमन वाले आप लोग, शांति यहाँ पर लाई। 1996 में आपने आर्मी ना कैंप्स अमन में का इलेक्शन स्कोर लड़ने दिया, वाले सामने आप लोग, शांति का और स्कोर। कश्मीरी आप पंडित्स शायद को भूल कश्मीर गए से हैं। बाहर का रास्ता दिखाने वाले आप लोग। अच्छा, जी मोहसिन 10 साहब साल जरा आप रहे ठीक है, मैं हुकूमत मोहसिन में मोहसिन शामिल साहब हो से गए। मैं यही आपका सवाल फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन ताहिर के बाद अयाज साहब के पास चलेंगे। 370 वाली डिबेट फिर से शुरू हुई है कुछ दिनों के बाद। पिछली बार जब बात हुई रेजोल्यूशन आया और कॉपीज फाड़ कर, चूंकि आपकी पार्टी का भी एक बुनियादी मौकिफ है इस पर, इस बार कोई इस तरह की बात होती है? दिल्ली में अभी आपके एमएलएज अमित शाह साहब से मिलकर भी आए हैं, फिर से तैयारी की जा रही है। ये मीटिंग इसलिए थी कि सेशन कैसे चले, या इसलिए थी कि 370 के रिगार्डिंग कोई बात होगी तो बिल्कुल बात करने मत देना? नहीं आसिफ जी, देखिए 370 की जहाँ तक बात आती है, जो चीज़ जा चुकी है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बात करने की कोई ज़रूरत है। लेकिन कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ की मजबूरी रहती है 370 का राग अलापना, चाहे उसमें पीडीपी हो चाहे एनसी हो। मुझे लगता है अगर आज पीडीपी सरकार में होती तो यही सवालात एनसी कर रही होती, लेकिन इस टाइम पे एनसी पावर में है और पीडीपी उनको ये सवाल करती है। 370 जा चुका है, 35 से जा चुका है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों के बीच में रहने के लिए आज पीडीपी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी, इस तरह की बातें करती रहेगी। रोज़ हम बयान देखते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती जी का हो चाहे उनकी बेटी का बयान हो, बहुत सारे ऐसे बयान करते हैं वो। मुझे लगता है कि जब वो सीएम थी तो इस तरह की बातें वो नहीं करती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे हैं, बुनियादी मौकिफ से हम पीछे नहीं हटेंगे, अभी भी मैडम कह रही थी। देखिए जो थोड़ा आप सॉफ्ट नजर आते हैं, नहीं, सवालात इसीलिए तो पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अगर आप उमर साहब से बात करें तो वो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, और उमर साहब के लिए बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे लोगों के साथ बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे मैनिफेस्टो में बातें रखी गई। लेकिन आज उमर साहब को भी इस चीज़ का एहसास है कि 370 वापस आने वाला नहीं है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि कोशिश की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 साल भी लग सकते हैं 370 को वापस लाने के लिए। तो ये सियासी बातें होती हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती करते रहेंगी दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, 370 जा चुका है, 370 वापस नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आज कश्मीर का एक आम इंसान भी 370 को वापस देखना चाहता है। ठीक है अहमद अयाज साहब, एक आम बंदे से भी अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब कह तो रहे थे लेकिन कर नहीं रहे हैं। वजाहत हम मांगते हैं, जवाब हम मांगते हैं, लेकिन कहा जाता है थोड़ा और इंतजार कीजिएगा। ये जरूरी या मजबूरी खामोश रहना? बल्कि बहुत सारे लोग या जो मुबसरीन हैं वो इस तरह की भी राय दे रहे हैं कि दिल्ली के साथ रिश्ते अच्छे रखने होंगे तभी आपका काम बनेगा। अल्ताफ बुखारी साहब 6 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। क्या ये सब चल रहा है? क्या सारी सूरत हाल का आप मुशाहिदा कर रहे हैं? नहीं, ये सही बात है। हालात बहुत ही सवालात के घेरे में है, और सेंटर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना वो हर एक उस स्टेट के लिए ज़रूरी बनता है, यूनियन टेरिटरी के लिए ज़रूरी बनता है जो हुकूमत में हो। और जैसे हमने अभी दिल्ली में भी देखा कि क्या हाल रहता है कि जब आपस में ताल्लुकात सही नहीं हो तो क्या होता है। तो इसलिए हर एक यूटी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ताल्लुकात ठीक रहे। लेकिन जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर को लेकर हुई है वो थोड़े कदर डिफरेंट है। और मैं जो देख रहा हूँ आने वाला जो सेशन होगा, असेंबली सेशन होगा, वो बहुत ही हंगामा खैज होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फर्क दिखी जाएगी। क्योंकि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान दिया, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर ही बहुत सारे सवाल होंगे। ये नहीं कि एक अपोजिशन भी महसूस कर रही है, हर एक आम
इंसान जम्मू कश्मीर में भी महसूस कर रहा है कि जो मैनिफेस्टो दिया गया है, जो वादे दिए गए, उस पर किसी भी सूरत में कोई पॉजिटिव मूवमेंट हो नहीं रही है। और जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, लोग तो 370 के ऊपर मैक्सिमम दबाव डाल देंगे, जहाँ तक मुझे अपोजिशन का ताल्लुक नजर आ रहा है, और डालना भी चाहिए। बीजेपी अगर 370 को लेकर नहीं बात करेगी या अपोजिशन करेगी, लेकिन वो इस बारे में जरूर बात करेगी कि भाई जो आपने मैनिफेस्टो, जो आपने लोगों को वादे किए हैं, जनरल वादे किए हैं, जिसमें आपने 200 यूनिट्स फ्री करने की बात की है, जिसमें आपने सिलेंडर्स की बात करी है, जिसमें आपने रोजगार देने की बात करी है, जो जनरल इश्यूज है, उस पर मुझे लगता है कि बीजेपी चूंकि एक बहुत ही तादाद में है और काफी मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है, तो अगर मुझे लगता है कि वो ये सवालात खड़ा नहीं करेंगे, शायद उनके ऊपर भी सवालात खड़े होंगे। अगर अभी तक ये दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर नजर आ रहा है, अब ये कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगा कि भाई अभी हम यूटी में हैं, लेकिन यूटी में होना उनको इलेक्शन के दौरान भी मालूम था। उनको अपनी लिमिटेशंस का मालूम होना चाहिए कि हमारी ये लिमिटेशंस हैं, इसलिए हमारे जो वादे हैं, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, वो उसी हिसाब से करने। तो जिन लिमिटेशंस की तरफ फयाज साहब आप इशारा कर रहे हैं, उन लिमिटेशंस का क्या मतलब है? उन पर साइन लगना, साइन करना या हामी भरना, जिसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से आप तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपके थे, जिन पर चुनाव लड़ा या पार्टियां आपकी जिंदा रही, तंजीमी ढांचा जिंदा रहा, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसको समझें क्या? अयाज साहब जी। नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है एक पहल है, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने बांप लिया कि इलेक्शन से पहले उनकी सिचुएशन एक थी, और इलेक्शन के बाद जब उनको लगा कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और आगे हालात क्या है, उन्होंने कुआं देखा कितना गहरा है, तो उसी को लेकर शायद ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि कहीं बेहतर रिलेशंस कायम हो। लेकिन अब मसला यह है कि बेहतरीन रिलेशन कायम करने में मामला सामने आ जाएंगे, इश्यूज सामने आ जाएंगे। शायद उन मामलात पर कहीं कहीं सहमति नजर नहीं आ रही है, इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता ये चीज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनके जो स्टैंड है, उसमें जरूर एक फर्क है, एक तब्दीली है। जैसे उन्होंने ये कहा था 370 को हम रेस्टोर करेंगे, या उसमें जदोजहद और अयाज साहब, क्या तो ये फर्क समझने के लिए ये पहले 3.5-4 महीने काफी होंगे, या मुनासिब है कि हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, वज़ीर आला को और बाकी तमाम कंसर्न लोगों को थोड़ा और वक्त दिया जाए? नहीं, काफी है, क्योंकि आप देखिए ये तो हम जैसे तज्जिया निगार या कुछ सोच रखने वाले सियासत के ऊपर या हालात के ऊपर हम शायद कुछ मुख्तलिफ सोच सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का सवाल है। एक आम नागरिक का सोच, आम इंसान का सोच आप नहीं बदल सकते हो कि जब आप कॉन्फिडेंटली ये बोलते हो कि हम क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद। अभी भी हर एक आम इंसान ये समझ रहा है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। कहीं सवालात इस चीज पर भी खड़े हो रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अभी मीरवाइज उमर फारूक के बंदिशों पर भी अफसोस कर रही है, जैसे एक आम इंसान अफसोस कर रहा है कि अनफॉर्चुनेट कि उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और मस्जिद में आने नहीं दिया जा रहा है, या मस्जिद को खोला नहीं जा रहा है। उसी तरीके से 3 आदमी को, मुलाजिमों को डिसमिस किया गया, तो वहाँ भी एक बेबसी का और बेकशी का नजर आ रहा है। बेकशी तो आम इंसान यही महसूस कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बेकशी में है। तो अगर आप ये कहोगे टाइम लेने की जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि जो पावर का कंसेशन का मामला था, वो तो नेक्स्ट डे चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अब मामला यह है कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। ठीक है मैडम कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूं, उसके बाद मोहसिन साहब और ताहिर साहब। जी मैडम।
देखिए, जो ये अयाज साहब का कहना है कि फेलियर लग रहा है गवर्नमेंट का, मुझे लगता है ये अभी जज करना बिल्कुल गलत है और ये गलत बात है, क्योंकि आप खुद जानते हैं अभी 4 महीने ही हो गए हैं, हमारे खजाने पूरे खाली पड़े हुए हैं, उसमें 1 रुपया भी नहीं है। जहां आप हमारे कंट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी, हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सर्विसेज में थे, हमारे मुलाजिम थे, वो रिटायर हो गए, उनका जीपी फंड जो कि एक बेसिक है, फंडामेंटल राइट है उनका लेना, वो तक नहीं अभी दे पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपकी ट्रेजरीज खाली है। जब तक आपका नया फाइनेंशियल ईयर नहीं आ जाएगा, बजट भी आने वाला है, इस बजट में कितनी रियायत होगी, कितना क्या होगा, वो हमने रखा हुआ है इस बजट में, और रियायत जो यहाँ के लोगों को मिलेगी, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अप्रैल के महीने से आप खुद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी। उतना ही नहीं, आप खुद जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम सब एजुकेटेड यहाँ बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। अगर किसी के घर के बाहर किसी को नजरबंद किया जाता है, कोई गाड़ी आर्मी मिलिट्री या किसी फोर्स की रख दी जाती है, वो हमारे डोमेन में नहीं है, तो हम बोलते ही हैं कि ये गलत बात है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, ज्यादा वो से ज्यादा कह रहे हैं कि उसमें कोई सेंटर के साथ या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई टाई अप तो हो। आपकी पार्टी या वज़ीर आला साहब भी वैसी मजम्मत करते हैं जैसे बाकी लोग बात करते हुए नजर आते हैं। कंप्लीट करो, ये बातें उठाई उन्होंने, ये बातें वहां उन्होंने उठाई हुई है। और जो हमारे मैनिफेस्टो का फर्स्ट पेज है, क्लॉज 4, अगर आप उसको देखेंगे, उसमें हमने बिल्कुल लिखा था कि स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड के लिए वी विल स्ट्राइव फॉर इट। जो हमारी पॉलिटिकल जदोजहद होगी वो चलती रहेगी जब तक कि हम वो चीजें हासिल न करें। अच्छा, तो मैं ताहिर साहब से एक रिएक्शन लूं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, ताहिर साहब, उमर साहब को बुलाने की क्या वजह थी आज, जब लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में ही नहीं, और वहां वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, अगर चीफ मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट है तो फिर वो तो मैसेज यहाँ भी दिया जा सकता था। दिल्ली जाने का क्या मकसद जब उनके हाथ में ही नहीं, उमर साहब को मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से अगर इनविटेशन आया तो अच्छी बात है, क्योंकि एलजी साहब ने भी ये मीटिंग अटेंड करनी थी, उमर साहब को भी बुलाया गया, और जम्मू कश्मीर के जो लॉज और क्रिमिनल लॉज की रिगार्डिंग जो मीटिंग थी, मुझे लगता है बहुत सारी चेंजेस भी आई होंगी, और ये मीटिंग्स सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, मुझे लगता है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होती है, तो उसी का एक ये वजह है। और इसको अगर आप अलग रंग आप देना चाहो और बातें इसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत कुछ बातें बनेंगी। अच्छा, शुरुआत चूंकि हमने 370 से की थी, सजाद लोन साहब भी रेजोल्यूशन ला चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, इंजीनियर रशीद साहब के भाई भी, वहीद पर्रा साहब भी बार बार यही बात कर रहे हैं, बाकी कुछ बिल्स भी आए हैं। 370 वाली लाइन हम आपकी समझते हैं, मजबूरी है, पार्टी नहीं चाहती। बाकी जितने भी हैं जिसमें शराबबंदी है, कल चूंकि हाउसिंग राइट्स वाली बात चली है, क्या जो अरकान असेंबली, जो एमएलएज ये बिल ला रहे हैं, जो वो मुतालबात कर रहे हैं, आपके पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं उसी लाइन को टच करते हुए नजर आए, कहीं हिमायत हासिल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो हम पॉइंट उठाएंगे और उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बराबर भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ों के ऊपर में भी हमारी उनके साथ वैसी चीज़ ना रहे, उसके ऊपर हमारे एमएलए अपोजिशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अयाज साहब आपके पास आऊँगा, मोहसिन साहब से एक रिएक्शन ले लूँ। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैडम ने भी उस पर एतराज़ किया कि फेक रेजोल्यूशन लाया। मैं आपके एमएलए से बात कर रहा था, और कल भी एक का इंटरव्यू हुआ, तो वो कह रहे हैं कि चाहे कमज़ोर ही था लेकिन रेजोल्यूशन की हमने हिमायत की। ये फेक कहना, क्या ये सही है, दुरुस्त है? और फिर अगर फेक है तो फिर आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों? अवाम के सामने कुछ और फेक रेजोल्यूशन के साथ क्यों पार्टी आपकी चली गई? देखिए, डे फर्स्ट में जब सुरेंद्र चौधरी साहब ने रेजोल्यूशन लाया तो उसमें 370 और 35A का जिक्र नहीं था, लेकिन हमने इस बात की हिमायत की थी। लेकिन सेकंड डे में जब वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाई तो हमने उनको कहा कि आप भी इस रेजोल्यूशन की सपोर्ट कीजिए, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इक्तदार के भूखे थे, उन्होंने उस पर। और हाल ही में वक्फ बोर्ड के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि उमर साहब कितने संजीदगा है जम्मू कश्मीर के जो लोगों की, इस अवाम को खिदमत करने के बारे में, कि वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा फैसला आ गया लेकिन उमर साहब ने कोई भी रिएक्शन उस पर क्रिएट नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है, और हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी यही है कि वो इस सरकार को इस बात का
वो वादा याद दिलवाना चाहती है जो उमर साहब ने कहा था कि 90 दिन के बाद आप आप देख मुझे बताइए लीजिए। स्पेशल लेकिन मैडम ने स्टेटस अभी किस यहाँ चीज पर को कहा बोलते कि हम हैं? जब जम्मू फाइनेंशियल कश्मीर की ये निस्बत कौन से लॉलीपॉप लोगों को दिखा स्पेशल रहे हैं। स्टेटस लेकिन कहा किसको उमर कहते साहब कह हैं? रहे थे 90 दिन के डिफाइन बाद कीजिए आप ना, चेंजिंग जो देखोगे, रेजोल्यूशन आपकी पास हुआ स्पेशल स्टेटहुड स्टेटस की देखोगे। निस्बत, स्पेशल लेकिन स्टेटस का ये मतलब क्या है? सिर्फ एक आप कल स्पेशल आगा स्टेटस क्या सईदुल्लाह है मेहदी जम्मू साहब जो कश्मीर है का? वो जेएनयू के अंदर जाते हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको के खुद मालूम का ही नहीं है डिफरेंट स्पेशल बयान स्टेटस है, क्या था? वो उमर साहब के बिल्कुल अगेंस्ट वहां पर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपने तंजीमी ढांचे को सीधा करना पड़ेगा कि वो डबल स्टैंडर्ड के बयान दे रहे हैं। और टोटली आप ये जब हमारे से 16 तंजीम की तरफ अक्टूबर नहीं से ये जाइए, सरकार आप बनी अपने जो है, आपके इस एमएलए सरकार दो की चार बचे कारकर्दगी हुए हैं उनका बिल्कुल ख्याल क्लियर रखिए। साबित हुई है। आप उनका ख्याल रखिए। आप मुझे बताइए जो स्पेशल स्टेटस है जिस पर रेजोल्यूशन पास हो गया, जिसमें आपके एमएलए साहिबान ने भी सपोर्ट किया, वो स्पेशल स्टेटस था क्या? डिफाइन कीजिए ना, किन प्रोविजंस के अंडर था? किन प्रोविजंस के अंडर वो स्पेशल स्टेटस था? देखिए आप हाउस ने देखा, आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालात को मुझे बताइए ना संजीदगी किन से प्रोविजंस नहीं के देखा अंडर गया वो कि स्पेशल स्टेटस था? जो उमर जो आपने एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्रिएट करके सुरिंदर चौधरी साहब से आप डिप्लोमेटिक डिफाइन पॉलिसी करवाया छोड़िए, कि हर कोई पॉलिसी छोड़िए, 370 आप की इतना ही वो चीज बताइए, आप आपने मंच पर बैठे हुए साबित हैं, नहीं की। जो स्पेशल लेकिन स्टेटस आप जम्मू जब कश्मीर के लोगों को 370 था, की वो रेजोल्यूशन किन प्रोविजंस के अंडर था? पार्लियामेंट में पास हुई, वो किन उसको प्रोविजंस फर्स्ट के टाइम अंडर था? मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब और बेहतर होता अगर आप मुतालबा करके आते, फिर बोलते। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट जरा अयाज साहब से लो। अयाज साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे फाइनली। अयाज साहब, ये वो वाली बात तो नहीं हो गई, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कि दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं लेकिन आगे कुआं पीछे खाई। 370 पर बात हो, बाकी मसाइल पर बात हो, हम कोई भी बात होती है तो दोनों तरफ से बयानात आते हैं लेकिन अमली तौर पर काम नहीं होता। फिर सवालात ये उठते हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अगर हुकूमत के पास बाकी कामों के लिए इख्तियारात नहीं तो वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुकूमत या अपोजिशन के मुताबिक प्रिवेल कर रही है, उसको दूर करने के लिए कुछ तो किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है? कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, सही बात है कि उनके लिए हुआ वाली बात है, मामला उनके लिए संगीन है, ऐसा मानना है, इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक आम इंसान इस चीज को समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, इस चीज को समझना, और ना इस चीज को समझेगा वो, क्योंकि आज तक वो ये पहली बार है जब यूपी में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और यूपी में हुकूमत चला रहे हैं। आज तक जो भी लोग जो भी हुकूमतें चली वो स्टेट में जब पूरा स्टेट पावर्स के साथ था, और लोगों का मानना यही है कि हमने गवर्नमेंट, आज भी ये मानना है कि हुकूमत हमने बनाई और हमारे मामला जो उन्होंने बता दिए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कर दिए, वो हल हो जाएंगे, और लोग अभी तक। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि जो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पा रही है, ये जरूर बात है। और ये मामले अगर हम मान लेंगे कि ये दिक्कतें हैं, अब हमारी लेवल पर अगर हम देख लेते हैं, लेकिन 50 लोगों को इलेक्ट करके एक बड़ा मैंडेट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अभी इस चीज को प्रॉपरली कंसर्न भी नहीं दिखा रही है, एक्सेप्टिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इशू सामने आ रहा है, जैसे बारामूला में हुआ, जैसे कुटवा में हुआ, जैसे उमर साहब के बाद बात उन्होंने करी, या एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट डिसमिसल की बात करी, या उन्होंने बिजली के हवा, बाकी सारे मामला, तो उसमें मान लें अगर उनकी कुछ लिमिटेशन है भी इस टाइम की, उनका कुछ बात नहीं बन रही है सेंटर के साथ, अभी बिजनेस रूल नहीं बन रहे हैं, रिस्टोर स्टेट नहीं हो रही है, पावर्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, जो मेरा जाती भी मानना है एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होके, जब मैंने महज एक आम इंसान वोट दिया कि आप मेरी तर्जुमानी करोगे, आप मेरे मामलात को देखोगे, आप छोड़े कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं हो, आप मिनिस्टर नहीं हो, आप तो एक मेरे रिप्रेजेंटेटिव एमएलए तो है। एज एन एमएलए मैंने उस वक्त आपको ये वोट नहीं दिया कि आपको चीफ मिनिस्टर बनना है। ठीक है डॉक्टर ताहिर साहब, एक फाइनल कमेंट, किलिंग्स पर काफी बात हुई, तो लेकिन वो तर्जुमानी में नहीं हो रही, की बात की जाती अगर है, वही हो जाती तो हम खुले तौर पर नहीं। शक व शुबहात पैदा होते हैं कि बीजेपी मकामी एमएलए सबसे बड़ी तादाद हुकूमत के बाद आपके पास, लेकिन शहरियों की हलाकत पर, सिविलियन किलिंग्स पर तो बोलना चाहिए। नहीं, शायद आपके जहन में ये चीज़ नहीं होगी। जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो फ्रंट फुट पे आके हमने उसके ऊपर बात की है,
और हमने उसमें सरकार से भी पूछा है, एलजी साहब से भी पूछा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा है और पुलिस से भी पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। आज ही पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज दोबारा गया है, मुझे लगता है कल आप पेपर में देखोगे उसको, उस पर भी हमने यही बात रखी है। कहीं पे भी कोई किलिंग होती है, कहीं पे भी कोई ऐसा चीज़ होती है, चाहे आप रजौरी की बात कर लो, 17 जाने हमने कीमती वहाँ पे खो दी, अभी तक उसका कुछ भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके ऊपर क्लियर नहीं है, उसके ऊपर भी हमने बात की है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के आवाम को क्लियर होना चाहिए कि 17 जाने कैसे चलेगी, बिलावर में जो डेथ हुई, जिस लड़के ने सुसाइड कर लिया, वो कैसे हुआ, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जहां जहां पे भी ऐसा कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आके सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद अयाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीलूफर मसूद साहिबा और मोहसिन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम 5 के पंच में। बहरहाल 5 अगस्त 2019 के फैसलों की हुकूमत तौसीक कर रही है या नहीं, इससे गुरेज करना चाहिए या नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानात सही हैं या नहीं, इस बहस में आप भी हिस्सा लें और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे सवालों के जवाब दें। और तज्जिया और तबसरा जब होता है, हमारे मेहमानों की राय पहुँचती है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में बस इतना ही।